गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज के गद्य खंड का अगला चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेखक परिचय से हमें पता चलता है कि जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं या जो स्टोरी है वो किस बारे में है। और उससे पहले आपको एक थोड़ी ज़रूरी बात कि आप जो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप सबको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसे पढ़ाई जाएंगी जो आपकी समझ में आए। लोगों के बहकावे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल अपने ही समय पे खुलेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई का उससे कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चिंता नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी ने लिखा है। तो अगर हम सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी की बात करें तो हिंदी के बहुत सुविख्यात लेखक रहे हैं, और इनका जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने ही गांव यानी बस्ती में हुई थी। उसके बाद ये BA और MA इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ पे इनका परिचय फादर कामिल बुल्के से हुआ। और अगर हम इनके साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो उसमें कई सारी रचनाएं हैं, जैसे काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सोनी नाव। इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, संपादन का काम किया। कुछ समय तक ये आकाशवाणी में भी जुड़े, और उसमें उन्होंने चरखा और चर्चा नाम से एक कार्यक्रम पेश किया, जो वो मृत्यु पर्यंत तक करते रहे, क्योंकि वो बहुत फेमस हुआ था। और अगर उनकी हम भाषा शैली की बात करें तो जो सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी हैं, सक्सेना जी हैं, उनकी जो भाषा है वो चित्रात्मक है। अगर हम उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी एल्बम को देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो पाठ है, इसमें इन्होंने जब इनका ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परिमल ग्रुप के सदस्य, परिमल एक संस्था थी जिसमें कवि विद्वान लोग अपनी अपनी साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा करते थे, गोष्ठियाँ करते थे। तो वहीं पे सर्वेश्वर दयाल जी की मुलाकात फादर कामिल बुल्के से हुई, जिनका प्रभाव लेखक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। और कैसे जब तक फादर जिंदा रहे उनके साथ इनका रिश्ता कैसा रहा, उस बारे में इन्होंने ये कहानी लिखी है। उसके पहले, पाठ शुरू होने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे जो कि पाठ में बार बार आए हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। जहरबाद का मतलब होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसमें शरीर पे फोड़ा हो जाता है और वो बहुत जहरीला होता है। रग यानी कि जो नस होती है। झाई चमक। निर्लिप्त जो लिप्त न हो। रूपांतर किसी वस्तु या रचना का बदला हुआ रूप। अकाट्य जो बात काटी ना जा सके उसे हम अकाट्य कहते हैं। परिजन यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं। मसीही विधि ईसाई धर्म में क्रियाक्रम करने के ढंग को हम मसीही विधि कहते हैं। तो हम कहानी की अगर शुरुआत करें तो इस कहानी की शुरुआत इससे होती है जहाँ पे सर्वेश्वर दयाल जी हमें ये बताते हैं कि जो फादर बुल्के थे उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। वो बताते हैं फादर का व्यक्तित्व एक देवदार के पेड़ की तरह था, जिसकी छाया में सभी को स्नेह मिलता था। और वो ये कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने महान, इतने स्नेह से भरे व्यक्ति को ऐसी गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से उनको, मतलब उस बीमारी का नाम था गैंग्रीन। आपको शब्दार्थ में बताया था, गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक फोड़ा होता है, वो बहुत जहरीला होता है, और उस समय तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो जो फादर बुल्के हैं, इस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भगवान ने उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया जिनको देखकर स्नेह जागता था, और ये लगता था कि सन्यासी होने के लिए सन्यास लेना ही ज़रूरी नहीं है, दुनिया में रहकर भी हम सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि फादर से जब वो बात करते थे तो ऐसा लगता था कि वो कोई करुण संगीत सुन रहे। करुण यानी जिसमें प्यार भरा हो, स्नेह भरा हो, दया से भरा हो। और उनको देखना, मतलब लेखक कहते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व था, अगर उनके आसपास आप रहो तो ऐसा लगता था आप किसी निर्मल गंगा में स्नान कर रहे हो। आगे लेखक ये बताते हैं कि जो बुल्के साहब हैं,
फादर बुल्के वो परिमल ग्रुप के सदस्य थे। परिमल ग्रुप आपको बताया, परिमल ग्रुप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए और बीए की पढ़ाई की थी लेखक ने, वहीं इनका परिचय हुआ था फादर कामिल बुल्के से, जो परिमल ग्रुप के सदस्य। परिमल ग्रुप एक साहित्यिक संगठन होता है जिसमें बड़े बड़े लेखक और क्या कहते हैं कलाकार, कवि लोग अपनी अपनी रचनाओं के बारे में, अपने आलेखों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। वहीं पे लेखक का परिचय बुल्के जी से हुआ था और वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए थे। तो वो आगे बताते हैं लेखक कि जो फादर बुल्के हैं वो किसी भी घर के कोई भी प्रोग्राम में एक पुरोहित की तरह, एक पंडित की तरह उपलब्ध रहते थे, हमेशा मौजूद रहते थे। और अगर कोई दुख आता था तो भी उनके जो शब्द हैं वो हर प्रकार की औषधि से ज़्यादा काम करते थे। तो लेखक हमें ये बताते हैं कि वो परिवार के एक बड़े मुखिया की तरह थे, कभी बड़े भाई की तरह, कभी एक पिता की तरह और ज़रूरत पड़ने पे आपके दोस्त की तरह। लेखक हमें ये भी बताते हैं जब उनके बेटे का जन्म हुआ था और उसके अन्नप्राशन का दिन आया था तो फादर वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ही उनके बेटे को अन्न का पहला दाना खिलाया था। कोई नहीं, रहने दो। रैम्स चैपल। तो जैसा कि आपको बताया जो फादर थे वो परिमल ग्रुप के सदस्य थे, तो वहाँ पे वो अपने विचारों, गोष्ठियों में खुलकर बातें करते थे और अपनी बातों को तर्क के साथ रखते थे। अगर हम फादर के पारिवारिक जीवन की बात करें तो मूलतः जो फादर हैं वो बेल्जियम के थे, लेकिन सन्यासी बनने पर वो भारत आ गए थे। जो फादर बुल्के हैं वो बेल्जियम के रैम्स चैपल के रहने वाले थे, जहाँ उनकी माँ, एक बहन और 2 भाई थे। पिता से उनको ज़्यादा लगाव नहीं था, भाइयों से भी उनको ज़्यादा लगाव नहीं था। वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब थे और वो कभी कभी माँ की आई हुई चिट्ठियों को क्या कहते हैं अपने दोस्तों को दिखाया भी करते थे। बेल्जियम में डॉक्टर रघुवंश को वो अपनी माँ के द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को दिखाते थे और जब कभी उनसे ये प्रश्न पूछा जाता था कि वो सन्यासी क्यों बनना चाहते हैं तो हमेशा वो यही कहते थे कि शायद ये भगवान की मर्जी है। जैसा कि बेल्जियम में एक संस्था है जो सन्यासी बनने का जो क्रिया विधि होती है वो कराती है। तो वहाँ पे सन्यासी बनने की जो क्रिया विधि है उसमें ये पूछा जाता है कि आप कहाँ जाएंगे, और जो सन्यासी बनना चाहता है वो जिस जगह का नाम लेता है उसे उस गांव या उस देश में भेज दिया जाता है, बिना ये पूछे कि वो यही जगह क्यों चुन रहा है। तो फादर बुल्के से जब पूछा जाता है कि वो सन्यासी बनकर कहाँ जाना चाहते हैं तो फादर बुल्के भारत का नाम लेते हैं और उनसे इस बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं किया जाता है। फादर बुल्के सन्यासी बनने के बाद भारत आ गए। भारत आने पर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। भारत आने पर जो फादर बुल्के हैं
वो जीसेट संघ में 2 साल उन्होंने पढ़ाई की। जीसेट संघ जो होता है वहाँ पे पादरियों के धर्माचार्य यानी पादरी लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस बारे में पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है। तो फादर बुल्के 2 साल तक जीसेट संघ के सदस्य रहे। उसके बाद वो दार्जिलिंग गए। दार्जिलिंग में तकरीबन वो 9 से 10 साल तक रहे, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद वो कोलकाता में आ गए। कोलकाता से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। उसके बाद वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उन्होंने अपने एमए और आगे की पढ़ाई की और वहीं पे मिस्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में, मतलब उनके निर्देशन में, उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी का उनका टॉपिक था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। तो कहने का मतलब ये है कि जो फादर हैं वो हिंदी से उनका जो लगाव था वो बहुत गहरा था। मूलतः अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने हिंदी को ही सब कुछ माना और रामायण जो कि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसी पे उन्होंने अपने शोध विषय को प्रस्तुत किया और उसका टाइटल भी उन्होंने रखा रामकथा, उत्पत्ति और विकास। इसके अलावा इंग्लिश का एक फेमस नॉवेल था ब्लू बर्ड, जिसका उन्होंने हिंदी में नील पंछी के नाम से रूपांतरण किया। उसके अलावा फादर बुल्के ने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, उसका भी निर्माण किया, यानी उसको तैयार किया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रतिष्ठित डिक्शनरी मानी जाती है। और जो फादर हैं वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत थे। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में कई सालों तक हिंदी के प्रधान पद पर रहते हुए पढ़ाया और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अकाट्य तर्क दिए। और भारत में रहते हुए हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को हिंदी की अवहेलना करने पर वो उनको समझाते थे और उनकी उपेक्षा करने पर वो दुखी भी होते थे। तो जो फादर बुल्के हैं उनके ऊपर हिंदी भारतीय संस्कृति का बहुत ही गहरा प्रभाव था। इसीलिए जो फादर थे उनके इस व्यक्तित्व से जो लेखक थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कहा लेखक का जो फादर का जो चरित्र है वो उसमें किसी के भी साथ अगर उनका कोई परिचय हो, चाहे वो उससे 10 साल बाद भी मिले, तो धूप हो, बारिश हो, अगर वो उस जगह पे गए हैं जहाँ उनका कोई परिचित या मिलने वाला होता है तो वो उससे हर हालत में मिलते थे और उसी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते थे, जैसे कि उनकी मुलाकात बहुत दिनों से ना होकर, मतलब आज ना होकर बहुत दिनों से होती आ रही है। और कुछ समय बाद लेखक को पता चलता है कि फादर अब नहीं रहे। लेखक ने फादर को अंतिम बार ताबूत में लेटे हुए देखा। जो फादर हैं उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हो गई थी गैंग्रीन की वजह से। तो जितने भी परिमल ग्रुप के सदस्य थे, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्यप्रकाश, निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, ये सारे लोग फादर के अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए उपस्थित थे। फादर का जो शव है वो दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में लाया गया और रांची के पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फादर बुल्के धरती से जा रहे हैं, अब उनके जैसे रत्न दोबारा से पैदा हो। इसके बाद डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, इन सभी ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी और सब लोग भारी दिल के साथ वहाँ से लौटे। तो लेखक ये कहता है कि अगर मानवीय करुणा की दिव्य चमक की बात की जाए तो वो फादर बुल्के के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको याद करना जैसे लगता था कि जो यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है, उसकी जो ज्वाला होती है, उसका जो ताप होता है, वो केवल फादर के व्यक्तित्व से ही महसूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो लेखक है वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हमारा जैसा व्यक्तित्व होगा हम अपनी अमिट छाप वैसे ही दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा निखारना चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमारे बारे में बात करें और हमारे बारे में सोचें, हम हो चाहे ना हो। धन्यवाद।